प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। और मैं आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक हु वर अनटचेबल्स एंड हाउ दे बिकम अनटचेबल, अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने, या कहिए अछूत कौन और कैसे, के वीडियो सीरीज़ का ऑडियो वीडियो सीरीज़ है। वीडियो सीरीज़ का भाग पांचवा सुनाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम भाग दो के 3 अध्याय पढ़ेंगे। भाग दो था आवाज़ की समस्या। इससे पहले के वीडियो 4 के अंदर आपने सुना अछूत गांव के बाहर क्यों रहते हैं। अब आप इसके अंदर अध्याय 4, 5 और 6 सुनेंगे, जो कि है क्या अछूत छितरे व्यक्ति हैं, क्या ऐसे समानांतर मामले हैं, क्या ऐसे समानांतर मामले हैं, और छितरे लोगों की अलग बस्तियां अन्यत्र कैसे विलुप्त हो गई। तो मैं शुरू करता हूँ। इससे पहले इस अध्याय से पहले बाबा साहेब ने एक कथन लिखा है। सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्निर्माण के आमूल परिवर्तनवादी कार्यक्रम के बिना अस्पृश्यता कभी भी अपनी दशा में सुधार नहीं कर सक अस्पृश्य कभी भी अपनी दशा में सुधार नहीं कर सकते। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अर्थात सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्निर्माण तो आपको और हमें हमें मिलकर सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण करना है, इसके बिना कभी भी। तो दोस्तों, इस सामाजिक निर्माण का तो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये आप वीडियो सुन रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां हमारी बन गई है, सामाजिक पार्टियां हैं, धार्मिक संगठन हैं, बौद्ध धर्म के कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन आर्थिक पुनर्गठन है, तो दोस्तों, आर्थिक पुनर्गठन के लिए मैं आपको एक बात कहूँगा। मैंने पिछले 3 या 4 वर्षों से एक मुहिम चला रखी है कि हमारा समाज, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का समाज, आर्थिक रूप से मजबूत समाज बने। इसके लिए मैं कुछ पुस्तकें बेचता हूँ। 2,000 रुपये का वह सेट है पुस्तकों का, जिसके अंदर लगभग 7 पुस्तकें हैं अमरीकी लेखक की। और वह पुस्तकें मैंने भी पढ़ी और अपने व्यापार के अंदर लगाई, और मैं अपने रिश्तेदारों को भी वह शिक्षा देता हूँ। यदि मैंने वह पुस्तकें ना पढ़कर व्यापार के अंदर उन शिक्षाओं को नहीं लगाया होता, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा जो रिश्तेदारों के व्यापार है वे भी सही प्रकार चल पाते। और उसके अलावा मैं बहुत सारे लेख भी लिखता रहता हूँ। और मित्रों, मेरी व्यापार की नॉलेज ना केवल अपने रिश्तेदारों को बल्कि अपने मित्र, सगे संबंधियों को भी मैं देता हूँ। तो यह इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे, देखिए, मैं उठूँगा, मेरा परिवार उठेगा, मेरा समाज उठेगा, तो बाबा साहब का सपना पूरा होगा। तो आप भी मित्रों इस बात की तरफ ध्यान दें कि बाबा साहब की जो बात है आर्थिक पुनर्निर्माण, ये बहुत ज़रूरी है। आर्थिक पुनर्निर्माण हमें करना पड़ेगा मित्रों। हमें ख़त्म कर दिया गया, हमारे कुछ लोगों पर ज़बरदस्ती सफाई का काम थोप थोप दिया गया। हमारे कुछ लोग जो थोड़ा बहुत मांस का काम अच्छा सा करते थे, आज उनके मांस के काम ख़त्म हो गए। हम गाय काटते थे, गाय खाते थे, हमें उससे भी वंचित कर दिया गया, जिससे कि हमारे चमड़े के काम भी बंद हो गए। ऐसे ही हमारा जो मज़दूर कभी क्या कहते हैं इसे, कपड़ा बुनता था, कोई हमारा मज़दूर बाकी जितने भी पुराने कामों में लगा हुआ था, वो सब मज़दूर आज जो है, पहले कम से कम उनके अपने व्यवसाय थे, वो मज़दूर नहीं थे, वो व्यवसायी थे। आज वो मज़दूर बन गए हैं, और हिंदुओं की फैक्ट्रियों के अंदर हमें मज़दूरी करनी पड़ती है, या 2 टके की सरकारी नौकरी करनी पड़ती है। तो इस बात को हमें ध्यान दें कि हमें आर्थिक रूप से उठना है। हम पिछड़ गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर हमारा कोई, कितने लोग हैं हमारे, एक डिक्की एक संस्थान है जिससे 4,000 शेड्यूल कास्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन डिक्की के अंदर भी अगर आप उन 4,000 को देखें तो उनमें कितने लोग अरबपति हैं। तो मित्रों, हमें हमारे बैंक कितने हैं, हम लोग कितने ऋण हमें मिलते हैं। सरकार तो छोटे छोटे ऋण देकर दिखा देती है, लेकिन वह ऋण भी हमारे लोगों तक पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते। मायावती जी ने व्यवसाय के अंदर आरक्षण लेकर आई हमारे लोगों के लिए, इसके अंदर सरकारी ठेकों में। हमें सरकारी ठेके के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट हमें क्यों आरक्षण नहीं देती। कांग्रेस पार्टी तो वादे करती रही, तुम्हारा माल खरीदेंगे, बेचेंगे। अरे हमारे काम धंधे तुमने पहले बंद कर दिए उत्तर भारत से पूरा। तुम कांग्रेस ही बन के रहे, और दूसरी तुम्हारी हिंदुओं की पार्टी बीजेपी आरएसएस ने हमारी गाय काटनी बंद कर दी। हमारे चमड़े, एक समय था कि भारत का चमड़ा रूस के अंदर इतना पॉपुलर था, आज हमारे हमारे चमड़े के व्यवसाय से तुमने हमें वंचित कर दिया है। और भारत में टॉप पे जो है ब्राह्मण जो है गाय के मांस का व्यापार कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत गाय के मांस के निर्यात के अंदर नंबर 1 देश है, और भारत की नंबर 1 कंपनी ब्राह्मण की है। अधिकांशतः कंपनियां जो है वो ब्राह्मण अर्थात हिंदुओं की है, और हम लोगों को वंचित कर दिया गया। हमें मारा जाता है। झज्जर के अंदर 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर हमारे 5 चमड़े के व्यापारियों को जिंदा जलाया गया। गुजरात के अंदर, हाल ही के अंदर ऊना के अंदर हमारे भाइयों को जो है प्रताड़ित किया गया। तो हमें प्रताड़ित किया जाता है, हमारे से काम छुड़वाए जाते हैं। आप करोल बाग का क्षेत्र देखिए, दिल्ली का, जो कि चमड़े का काम का क्षेत्र था,
आज सारे वहाँ पे कोई गोयल, कोई गर्ग, कोई गुप्ता जो है वो चमड़ा नहीं भी बेच रहा तो सोल बेच रहा है, जूते से जुड़ी हुई चीज़ें बेच रहा है। तो हमें ना चमड़ा, ना जूता, ना मांस, एक पुराने सारी इंडस्ट्री ख़त्म कर दी। नई इंडस्ट्रियों में से हमें बाहर फेंक के निकाल दिया। हमारे पास कितनी प्लास्टिक की इंडस्ट्रियाँ, कितनी कपड़े की इंडस्ट्रियाँ, कितनी पानी की इंडस्ट्रियाँ हैं। आज भारत के पानी को ये लोग बेच रहे हैं। भारत का गेहूँ पड़ा हुआ हमारे किसानों का सड़ता है, लेकिन हमें जो है शहरों के अंदर 30-40 रुपए किलो के हिसाब से गेहूँ खरीदना पड़ता है। ऐसे ही सब्जियों का इन लोगों ने 70 सालों की सरकार के अंदर सब्जी के रखरखाव का कोई सिस्टम नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। ना दूध हमें मिलावटी पीना पड़ता है, और ऊपर से हमारे ऊपर इतनी आर्थिक तंगी डाल दी है कि हम लोग सिर्फ मजदूर बन के रह गए हैं। तंग जगहों में हमें ठूस दिया गया है। खुद आलीशान घर, बड़े-बड़े फार्म हाउस, क्या है ये? तो मित्रों, वे हमारा नहीं करेंगे, हमें अपने लिए खुद करना पड़ेगा। इस बात को समझिए। और बाबा साहेब ने जैसा कहा है कि आर्थिक पुनर्निर्माण की तरफ ध्यान दीजिए। तो मैं ये आगे का पढ़ता हूँ। क्या अछूत छितरे व्यक्ति है? यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि क्या अछूत मूल में छितरे व्यक्ति हैं, तो मेरा उत्तर है हाँ। हाँ कहने पर अपने कथन को प्रमाणित करना पड़ता है। यदि किसी ने हिंदू गांव के छूत और अछूत लोगों के परंपरागत टोटम अथवा जाति चिन्ह का अध्ययन किया हो। दोस्तों, टोटम और टैबू, मैं आपको एक बात समझाता हूँ ये क्या होता है। कि टोटम और टैबू, टैबू होता है कि रोक, जैसे कि कई चीज़ों की रोक होती है समाज में। और टोटम होते हैं चिन्ह जो होते हैं समाज के वे। यदि मैं गलत हूँ तो मुझे आप कभी करेक्ट कर सकते हैं फ़ोन करके। परंपरागत टोटम अथवा जाति चिन्ह का अध्ययन किया हो तो इस संबंध के यथार्थ प्रमाण मिल सकते हैं। दुर्भाग्य से हिंदुओं और अछूतों के जातीय चिन्हों के संस्थान के अध्ययन को नृवंश शास्त्र के विद्यार्थियों ने आरंभ ही नहीं किया है। जब इस प्रकार की सामग्री इकट्ठी हो जाएगी तो हम इस परिच्छेद में उठाए गए प्रश्न पर निर्णयात्मक सम्मति दे सकेंगे। फिलहाल मैंने जो थोड़ी बहुत खोज की है उससे मैं संतुष्ट हूँ कि ग्राम विशेष के अछूतों के गणदेव उसी गांव के हिंदुओं के गणदेवों से भिन्न है। इस बात के पक्ष में कि अछूत छितरे हुए व्यक्ति है और गांव में बसने वाली जाति जिस वर्ग की है उससे वे भिन्न दल के हैं। हिंदुओं और अछूतों के गण देवों की भिन्नता ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। लेकिन यह बात स्वीकार करना होगा कि इस प्रकार की सामग्री एकत्रित करने की आवश्यकता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं तो स्पष्ट होने से रह गई हैं। वे कुछ दिशा का निर्देश करती हैं कि अछूत छितरे हुए व्यक्ति थे। इस तरह का प्रमाण देने वाली बातें दो प्रकार की है। एक तथ्य अंत्यज और अंत्यवासिन नाम है जो हिंदू शास्त्रों ने कुछ जातियों को दे रखे हैं। वे बहुत प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। कुछ वर्ग के लोगों के लिए ही इन नामों का उपयोग क्यों किया गया है? इन शब्दों में कुछ अर्थ छुपा हुआ प्रतीत होता है। ये शब्द निर्विवाद रूप से व्युत्पजन्य नाम है। वे अंत धातु से निकले हैं। अतः अंत शब्द का अर्थ क्या है? हिंदू पंडितों का कहना है कि जो अंत में उत्पन्न हुआ हो, क्योंकि हिंदुओं की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार अछूतों की उत्पत्ति अंत में हुई, इसलिए अंत्यज शब्द का अर्थ हुआ एक अछूत। यह तर्क बेहुदा है और हिंदुओं की उत्पत्ति के सिद्धांत से मेल नहीं खाता, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार तो शूद्र अंत में पैदा हुए। अछूत तो ब्रह्मा की सृष्टि रचना से बाहर का प्राणी है। शूद्र सवर्ण है, इसके विपरीत अछूत अवर्ण है। वर्ण व्यवस्था से ब्रह्मा की सृष्टि रचना के बारे में हिंदुओं का पहले और पीछे का सिद्धांत अछूतों पर लागू नहीं होता। मेरी समझ में अंत्यज का अर्थ सृष्टि क्रम का अंत नहीं अपितु गांव का अंत है। यह एक नाम है जो गांव की सीमा पर रहने वाले लोगों को दिया गया है। इस अंत्यज शब्द का ऐतिहासिक महत्व है। यह बताता है कि समय था जब कुछ लोग गांव में रहते थे और कुछ गांव के कोने पर गांव के अंत में रहते थे। वे अंत्यज कहलाते थे। कुछ ही लोग गांव की सीमा पर क्यों रहते थे? क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण हो सकता है कि वे मूल कबीलों से छितरे हुए लोग थे और वे उस कबीले से बाहर के थे जिस वर्ग के लोग गांव के भीतर रहते थे? यही खास कारण था। यह बात इस शब्द में भी छिपी है।
जिसका इन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। इस प्रकार अंत्यज अंतवासिन शब्दों के प्रयोग का दोहरा अर्थ है। पहले तो इससे प्रकट होता है कि गांव के बाहर पृथक आवास एक ऐसी अनोखी बात थी जिसके लिए नए शब्दों की रचना करनी पड़ी। दूसरे, इन शब्दों का जिन लोगों के लिए प्रयोग हुआ है उनकी तत्कालिक अवस्था का यथार्थ रूप से चित्रित कर देते हैं, अर्थात यह बता देते हैं कि वे पराये थे। दूसरा तथ्य यह है कि अछूत छितरे हुए लोग हैं जो महार नाम की एक जाति से संबंधित है। महाराष्ट्र में महार की मुख्य अछूत जाति है महाराष्ट्र में महार ही मुख्य अछूत जाति है। यह महाराष्ट्र की अकेली सबसे बड़ी मुख्य अछूत जाति है। महारों और दूसरे हिंदुओं की आपसी संबंध स्पष्ट करने वाली निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य है। महार हर गांव में मिलते हैं। महाराष्ट्र के हर गांव के इर्द गिर्द एक दीवार रहती है और महार उस दीवार से बाहर रहते हैं। महार बारी बारी से गांव की पहरेदारी करते हैं। महार हिंदू गांववासियों के विरुद्ध अपने 52 अधिकारों का दावा करते हैं। इसमें सबसे मुख्य ये है: गांव के लोगों से खाना इकट्ठा करने का अधिकार, फसल के समय हर गांव से अनाज इकट्ठा लेने करने का अधिकार, गांव में जो पशु मर जाए उसके शव अपने उपयोग में लाने का अधिकार। महारों की स्थिति से जो बात प्रमाणित होती है, निसंदेह वह केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित है। इस बात की अभी खोज करनी बाकी है कि क्या भारत के दूसरे प्रांतों में ऐसी स्थिति है या नहीं। लेकिन यदि महारों की स्थिति को भारतव्यापी अछूतों की स्थिति का एक नमूना मान लें तो यह स्वीकार करना होगा कि भारत के इतिहास में एक ऐसा समय आया होगा जब दूसरे कबीलों के छितरे हुए लोग एक जगह स्थिर रूप से बसे हुए लोगों के पास आए और उनसे इस प्रकार का सौदा किया जिससे उन छितरे हुए आदमियों को गांव की सीमा पर बसने की अनुमति मिल गई हो। उन्हें कुछ सेवा देनी पड़ती थी और बदले में उन्हें कुछ रियायतें भी मिलती थी। महारों के बारे में अनुश्रुति है। इनके 52 अधिकार उन्हें बरार के मुस्लिम राजाओं से प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब केवल इतना ही हो सकता है कि वे अधिकार तो प्राचीन ही हैं, किंतु इन्हें बरार के राजाओं ने नए सिरे से मान्यता दी होगी। ये तथ्य यद्यपि बहुत मामूली हैं, तो भी इनसे इतना तो प्रमाणित होता है कि आरंभ से ही अछूत गांव के बाहर रहते आए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें अछूत बनाया गया हो और तब उन्हें गांव के बाहर जाकर रहने पर मजबूर किया गया हो। वे आरंभ से ही गांव के बाहर रहते आए हैं क्योंकि वे किसी न किसी अन्य कबीले से बिछड़े थे जो ग्रामवासियों से भिन्न था। इस बात को स्वीकार करने में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह यह प्रश्न है कि अछूत सदा अछूत ही क्यों चले आए हैं। यह समस्या तब तुरंत हल हो जाएगी जब एक बार यह बात समझ में आ जाएगी कि आज के अछूतों के पूर्वज अछूत नहीं थे बल्कि गांव वासियों की तुलना में छितरे हुए लोग थे। उनमें और दूसरे लोगों में यदि कोई भेद था तो इतना ही कि वे पृथक कबीलों के लोग थे। मित्रों, इसमें जो बाबा साहब ने एक बात कही है, इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि क्या पूरे भारतवर्ष में ऐसा था। तो मेरा जितना अध्ययन है उससे यही निकल के आता है कि ऐसा पूरे भारतवर्ष में था। सबको बाहर रखा जाता था, जिनके साथ छुआछूत कही जाती है, कहे आज के जो शेड्यूल कास्ट या छूत पुराने, तो उनको सबको बाहर ही रखा जाता था। और ये पशु उठाना और ये जो इस तरह की जो बातें बाबा साहब ने बताई है कहीं ना कहीं प्राचीन बातें हैं। तो कहीं ना कहीं सर्वव्यापी तौर पे छुआछूत जो है हिंदू धर्म के लोगों ने अपनाई रही होगी। तो आगे मैं पढ़ता हूँ अध्याय 5। क्या ऐसा समानांतर मामले हैं। यहाँ पे बाबा साहब एक बात लिखते हैं, कथन उन्होंने दिया है, स्पर्शियों और अस्पर्शियों के बीच एकता कानून के बल पर नहीं लगाई जा सकती। केवल प्रेम ही उन्हें एकता के सूत्र में पिरो सकता है। आगे पढ़ता हूँ। क्या इतिहास में कहीं और भी ऐसे मामले हैं जहाँ छितरे हुए लोग गांव के बाहर बसते थे। इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया जा सकता है। सौभाग्य से हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि जो भारत में विशेष रूप से घटित बताया जाता है वह अन्यत्र भी हुआ है। जिन देशों में इसी तरह की घटनाएं घटी बताई जाती है उनके नाम आयरलैंड और वेल्स हैं। आदिम समाज में आयरलैंड के गांव का संगठन कैसा था, यह ब्रेहान के आयरलैंड के कानूनों में मिलता है। इन कानूनों से जो प्रतीत होता है उसकी कुछ कल्पना सर हेनरी मेन द्वारा दिए गए निम्नलिखित सारांश से हो जाती है। हेनरी मेन का कहना है, ब्रेहन का कानून कबीलों की उस
अवस्था का चित्रण करता है जब कबीलों अथवा कुल को किसी भूमि पर बसे काफ़ी समय गुजर चुका हो। इसका आकार और महत्व इतना अवश्य था कि यह एक राजनीतिक इकाई बन सके और संभवतः उसका संरक्षक अनेक प्रमुखों में से एक था, जिसे आयरलैंड के लेखों में राजा कहा गया है। मौलिक अनुमान सत्य है कि जितना भी कबायली क्षेत्र है वह सारे के सारे कबीले का है, किंतु वास्तव में इसके बड़े-बड़े हिस्सों पर कबीलों के छोटे-छोटे कुलों का स्थायी अधिकार हो गया है। उसका एक हिस्सा मुखिया के लिए निश्चित है और उत्तराधिकार के लिए विशेष नियम के अनुसार उसके उत्तराधिकारों के लिए दूसरे हिस्से कबीले के अधिकार में हैं, जिनमें से कुछ छोटे मुखियाओं के अधीन हैं और कुछ ऐसे हैं जिन पर यद्यपि किसी मुखिया का सीधा अधिकार नहीं है, तो भी कुलीन वर्ग का कोई ना कोई व्यक्ति ही उनका प्रतिनिधित्व करता है। कबीलों की जितनी भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष ने अधिकार नहीं किया, उस सारी भूमि पर विशेष रूप से कबीले का सामूहिक अधिकार होता है और सिद्धांत रूप में किसी हिस्से पर भी अस्थायी अधिकार ही हो सकता है। इस प्रकार का अस्थायी अधिकार प्रायः होता रहता है और इस शर्त पर जमीन पर अधिकार करने वाले कबीले के कबायली लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आपको कबायली कहते हैं, किंतु जो वास्तव में मुख्य रूप से पशु चराने के उद्देश्य से आपस में इकट्ठे होकर समझौता किए हुए होते हैं। कबायली भूमि के एक बड़े हिस्से पर किसी का भी अधिकार नहीं होता। यह कबीले की परती भूमि है। इतना होने पर भी इस भूमि पर लगातार खेती होती है। यह कबायलियों द्वारा स्थायी तौर पर पशु चराए जाते हैं और इस पर विशेष रूप से सीमा की ओर खेती करने वाले काश्तकारों को रहने दिया जाता है। यह उस भूमि का एक हिस्सा है जिस पर मुखिया का अधिकार लगातार बढ़ता है और वह अपने फ़यूदीहर या नवागंतुकों को बसाता है, जिनमें किसानों का एक महत्वपूर्ण वर्ग है। न्यायवाह और छितरे न्याय न मिले और छितरे हुए आदमी होते हैं जो उसके साथ सुरक्षा के लिए आते हैं, जो उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। फ़यूदीहर कौन थे? सर हेनरी मेन के अनुसार दूसरे प्रदेशों से आने वाले अथवा शरणार्थी जिनका अपने मूल कबीले से संबंध टूट चुका था। यह संबंध जो उन्हें अपनी जाति में एक स्थान देता था, वे लोग नए स्थान में नए कबीले में जगह पाने के लिए प्रयत्नशील थे। समाज एकदम अस्त-व्यस्त हो गया था। इसका परिणाम यही हुआ कि सारा देश चितरे हुए लोगों के वर्ग से भर गया। इन लोगों के लिए फ़यूदी हर किसान बन जाना ही एकमात्र आश्रय और सुरक्षा पाने का उपाय था। फ़यूदी हर कबीले का आदमी नहीं था। उस कबीले से पराया व्यक्ति था जिसका संबंध अपने समाज से टूट गया। रक्त संबंध से जुड़े सभी समाजों में उस व्यक्ति की स्थिति बड़ी दयनीय होती थी। किसी भी व्यक्ति की बड़ी ही दुर्दशा होती है जो पराया होता। जो स्वाभाविक स्थिति है वह तो जाती ही रहती है। उनके पास इसके सिवाय कोई चारा भी नहीं रहता। अब वेल्स का उद्देश्य लें अब वेल्स का उदाहरण लें। श्री सिबहोम ने आदिम काल के वेल्स के ग्रामों के संगठन का वर्णन किया है। सीबहोम के मत के अनुसार वेल्स का गांव परिवारों के घरों का समूह था। परिवार दो भागों में बटे थे, स्वतंत्र किसानों के घर तथा पराधीन किसानों के घर। श्री सिबहोम ने कहा है कि यह पृथक पृथक निवास वेल्स के आदिम काल के गांवों की सामान्य बात थी। यह पराधीन किसान पृथक और दूरी पर क्यों बसाए गए थे? श्री सिबहोम ने इस पृथकता का कारण इस प्रकार बताया है। यकायक देखने पर वेल्स के प्राचीन कानूनों में जिन कबायली लोगों तथा दूसरे कबीलों के मानव वर्गों का उल्लेख है, उनमें गोरखधंधा मालूम होता है। यह पहेली तब हल होती है जब उस कबीले के गठन का बुनियादी नियम समझ में आ जाए। इसे विजय और भूमि की स्थायी व्यवस्था की उलझनों और विदेशी कानून, रीति रिवाज और नामावली के आक्रमणों से अलग रखा जाए। यह सिद्धांत ऊपरी दृष्टि से एकदम सरल लगता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीलों का मूलभूत सिद्धांत स्वतंत्र कबीलों का आपसी रक्त संबंध पर आधारित था। कुछ भी हो जो संबंधी न हो वह कबीले का नहीं हो सकता। कबीला भी वास्तव में वेल्स के संबंधियों का एक समूह ही था। आमतौर पर वेल्स की कबीलियाई पद्धति में दो वर्ग थे, वेल्स रक्त वाले और भिन्न रक्त वाले।
भूमि व्यवस्था अथवा विजय की किसी बात से एकदम असंबद्ध इन दोनों दलों में यदि इसे अनुल्लंघनीय भी माना जाए तो भी एक बहुत ही चौड़ी खाई थी। यह था रक्त का भेद, और यह शीघ्र ही स्पष्ट हो जाता है कि जिस उद्देश्य से इस भेद को बनाए रखा गया है वह कबीलियाई पद्धति का एक विशेष प्रतीक है, और साथ ही उसकी शक्ति का एक छुपा हुआ रहस्य भी। आदिम काल में आयरलैंड और वेल्स के गांवों की संरचना के इस वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि भारत के अछूत ही अकेले ऐसे नहीं हैं जो गांव के बाहर रहते हो। इससे सिद्ध होता है कि यह एक सर्वव्यापी परंपरा थी और इसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। आदिम युग में गांव की बस्तियां दो हिस्सों में विभाजित थी। एक हिस्से में एक कबीले के लोग रहते थे और दूसरे में दूसरे कबीलों के छितरे हुए लोग रहते थे। बस्ती का यह भाग जहाँ मूल कबीले के लोग रहते थे गांव कहलाता था। छितरे हुए लोग गांव के बाहर रहते थे। छितरे लोगों के गांव से बाहर रहने का कारण यह था कि वे पराये थे और उनका इस कबीले से कोई संबंध नहीं था। भारत के अछूत और आयरलैंड के फयूदीहर और वेल्स के अल्तयूर्थ के उदाहरण में पूरा तालमेल है, जिस कारण से आयरलैंड में फयूदीर और वेल्स में अल्तयूर्थ लोगों को गांव से बाहर रहना पड़ता था। उसी कारण से भारत के अछूतों को गांव से बाहर रहते आए हैं। इससे यह बात स्पष्ट है कि अछूतों के गांव के बाहर रहने के बारे में जो कुछ कहा गया है उसके उदाहरण अन्यत्र भी विद्यमान है। अध्याय 6 है छितरे लोगों की अलग बस्तियां अन्यत्र कैसे विलुप्त हो गई। इससे पहले बाबा साहब ने कोटेशन दी, अपनी एक कथन है उनका। सही राष्ट्रवाद है जाति भावना का परित्याग, और जाति भावना गहन सांप्रदायिकता का ही रूप है। तो मित्र, बाबा साहब जो कह रहे हैं कि जाति की भावना यदि आप रखते हैं तो यही तो सांप्रदायिकता है। हिंदुओं को ले लें, आप क्या है कहते हैं हिंदू, जो लोग कहते हैं हम हिंदू, वो हिंदू का मतलब क्या है? ये सब अपनी जात पात मानते हैं, एक जाति से जुड़े हुए हैं और एक जाति में विवाह करते हैं, एक जाति में उठते हैं बैठते हैं, चाहे बनिया हो, चाहे राजपूत या ठाकुर हो, चाहे और कोई क्षत्रिय वर्ग हो या फिर आपका ब्राह्मण वर्ग हो। तो ये लोग सांप्रदायिक हैं। तो सांप्रदायिक तो ये लोग हैं, और ये लोग हमें, जब हमारे बाबा साहब का जो मिशन है उसको सांप्रदायिक ठहराते हैं, जबकि हमारा मिशन तो राष्ट्रवाद है। बाबा साहब ने कथन दिया है, हम जाति की भावना का परित्याग करना चाहते हैं, हम तो असली राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, और ये राष्ट्रद्रोही हैं जो अपनी जाति कायम रखते हैं। तो मैं अध्याय 6 शुरू करता हूँ। छितरे लोगों की अलग बस्तियां अन्यत्र कैसे विलुप्त हो गई। यह बात सत्य है कि आयरलैंड के फयूदीहर और वेल्स के अल्त्यूत छितरे लोग थे। यह बात ठीक है कि वे पृथक बस्तियों में रहते थे, लेकिन यह भी सत्य है कि उन छितरे लोगों की अलग बस्तियां लुप्त हो गई और वे स्थायी रूप से गांवों में बसी हुई जातियों के भाग या अंग बन गए और उन्हीं में घुल मिल गए। यह एक अनोखी बात है। अभी तक जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसके अनुसार छितरे लोगों को गांव से बाहर इसलिए बसाया गया था क्योंकि वे भिन्न कबीलों के थे। बाद में उन्हें उन कबीलों ने अपने ही अपने में बाद में उन्हें उन कबीलों ने अपने में कैसे शामिल कर लिया? भारत में भी ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो स्वाभाविक है और जिनका उत्तर मिलना आवश्यक है। यह प्रश्न ठोस रूप से विकास की उस प्रक्रिया से जुड़ा है जिससे गुजरकर आदिम समाज ने वर्तमान रूप धारण किया है। जैसा पहले भी कहा गया है कि यह विकास दो परिस्थितियों में हुआ है। एक तो आदिम समाज का घुमंतु होना, दूसरा आदिम समाज का कबायली अव्यवस्था से क्षेत्रगत अवस्था दूसरा आदिम समाज की कबायली अवस्था से क्षेत्रगत अवस्था अथवा स्थिरता की अवस्था को प्राप्त होना। जिस प्रश्न से हमें तुरंत संबंध है वह विकास की दूसरी धारा से संबंधित है, क्योंकि रक्त की समानता के स्थान पर क्षेत्र की समानता की एकता का बंधन चुना जाना ही यह कारण है जिससे छितरे लोगों की पृथक
बस्तियां नष्ट हो गई। आदिम समाज ने रक्त की समानता के स्थान पर क्षेत्र की समानता को एकता का बंधन क्यों स्वीकार कर लिया? यह एक प्रश्न है जिसका कोई संतोषजनक उत्तर मौजूद नहीं है। परिवर्तन का मूल कारण अज्ञात है। हाँ, यह स्पष्ट है कि यह परिवर्तन कैसे हुआ। एक खास अवस्था पर पहुंचने पर आदिम समाज में एक नियम बना जिसके अनुसार बाह्य आदमी दल का संबंधी बनकर कबीले में घुल मिल सकता था। इस नियम को कुलीनता का नियम कहते थे। यह वही नियम था कि यदि पीढ़ियों की निश्चित संख्या तक कोई बाह्य समाज से सटा हुआ रहे अथवा उस वर्ग में विवाह कर ले तो वह उनका संबंधी हो सकता है। श्री शिवभोम, देखिए यहाँ पर श्री श्री शब्द लगाया गया है। मुझे लगता है बाबा साहेब ने श्री लगाया होगा। ये इस पुस्तक के जो अनुवादक होंगे जो कि गवर्नमेंट के होते हैं और ज़्यादातर ब्राह्मण होते हैं, वे लोग श्री का प्रयोग करते हैं। मैं श्री की जगह मिस्टर का प्रयोग करूँगा। मिस्टर शिवहोम ने वेल्स की ग्राम पद्धति में एक वर्ग के बाह्य वर्ग का सदस्य बन जाने की जो नियम थे उन्हें इस प्रकार दिया है। दक्षिण वेल्स की अनुश्रुति के अनुसार सिमरू वेल्स में रहना गैर लोगों को अंततः सिमरू बना देती है, लेकिन तभी जब वह कम से कम 9 पीढ़ियां रहे। साइमरे के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी अंतर्विवाह होते रहने से चौथी पीढ़ी में किसी अन्य का वंशज सिमरू हो जाता है। दूसरे शब्दों में मूल रूप से किसी पराये का प्रपौत्र जिसका रक्त 8 हिस्सों में कम से कम 7 हिस्से सिमरू हो चुका है, कबीले के आदमियों के अधिकारों का अधिकारी हो जाता है। क्या ऐसा भारत में नहीं होना चाहिए था? यह हो सकता था। वास्तव में इसे होना चाहिए था, क्योंकि आयरलैंड और वेल्स के समान एक नियम भारत में भी था। मनु ने इसका उल्लेख भी किया है। 10वें अध्याय के 64 से 67 तक के श्लोकों में मनु का कथन है कि यदि एक शूद्र 7 पीढ़ियों तक ब्राह्मण जाति में विवाह करे तो वह ब्राह्मण बन सकता है। चतुर्वर्ण का सामान्य नियम था कि एक शूद्र कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। शूद्र पैदा होता था और शूद्र ही मर जाता था, वह कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता था। लेकिन यह प्राचीन विधान कितना कठोर था कि मनु को इसे शूद्रों पर लागू करना पड़ा। यह स्पष्ट है कि यदि यह भारत में जारी रहता तो भारत छितरा समुदाय गांव की बस्तियों में घुल जाता और उसकी पृथक बस्तियां न रहती। ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका यही उत्तर है कि छुआछूत के विचार से पलड़ा भारी हो गया और इससे संबंधी तथा असंबंधी कबीलों और बाहरी होने के भेद अर्थात छूत और अछूत के भेद को एक दूसरे रूप में सनातन बना दिया। यह नई चीज आ गई जिसने आयरलैंड और वेल्स का साथ तालमेल भारत में नहीं होने दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि आज हर गांव में एक पृथक बस्ती होना भारतीय गांव का एक आवश्यक अंग हो गया है। इसके बाद हम अगला भाग 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम भाग 3 शुरू करेंगे, छुआछूत की उत्पत्ति और पुराने सिद्धांत। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से, और मैं आपको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक हु वर अनटचेबल्स एंड हाउ दे बिकम अनटचेबल, अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने, या कहिए अछूत कौन और कैसे, के वीडियो सीरीज़ का ऑडियो वीडियो सीरीज़ है। वीडियो सीरीज़ का भाग 5वां सुनाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम भाग 2 के 3 अध्याय पढ़ेंगे। भाग 2 था आवास की समस्या। इससे पहले के वीडियो 4 के अंदर आपने सुना अछूत गांव के बाहर क्यों रहते हैं। अब आप इसके अंदर अध्याय 4, 5 और 6 सुनेंगे, जो कि है क्या अछूत छितरे व्यक्ति हैं, क्या ऐसे समानांतर मामले हैं और छितरे लोगों की अलग बस्तियां अन्यत्र कैसे विलुप्त हो गई। तो मैं शुरू करता हूँ। इससे पहले इस अध्याय से पहले बाबा साहेब ने एक कथन लिखा है। सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्निर्माण के आमूल परिवर्तनवादी कार्यक्रम के बिना अस्पृश्यता कभी भी अपनी दशा में सुधार नहीं कर अस्पृश्य